Chapters 2241 Too Beautiful, 2242 Sovereigns 3 Boards, 2243 Gu Yu Fang Xiang, 2244 Sudden Love Chapter Start Chapter 2241 Too Beautiful। हम अलायंस लीडर को सलाम करते हैं। मर्मेड गू इमोर्टल्स के एक ग्रुप ने बड़े अदब से फैंग युआन के कदमों में झुकते हुए कहा। फैंग युआन ने आसपास देखा और थोड़ा हैरान हुआ। उसने देखा कि ये सारी मर्मैन गू इमोर्टल्स औरतें थीं। वो या तो काफी आकर्षक थी, या मासूम, या फिर थोड़ी रिजर्व्ड। उनमें से जो दो सबसे पावरफुल थी उनका रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था, बाकी चारों रैंक 6 की थी। सब की सब फीमेल इमोर्टल्स। फैंग युआन ने सोचा, ये ठीक नहीं था। उसने इन मरमैन को अपने सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर में इसलिए आने दिया था ताकि वो अपनी आबादी बढ़ा सकें। बिना मेल मर्मैन गू इमोर्टल्स के और सिर्फ CHEH फीमेल इमोर्टल्स के साथ वो ठीक से ग्रो नहीं कर सकते थे। लेकिन फैंग युआन को याद आया कि मर्मैन सोसाइटी में औरतों का दर्जा मर्दों से ऊंचा होता है। वो एक सेंटिस्ट चुनते हैं, सेंट नहीं। इसके अलावा मर्मैन इंपीरियल कोर्ट ने इन फीमेल इमोर्टल्स को बिना किसी मर्द के भेजा था। ये भी फैंग युआन के लिए उनकी इज्जत दिखाने का एक तरीका था। तुम सब हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस के मेंबर्स हो। सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर में एंटर करने के बाद हम सब एक बड़ा परिवार होंगे। रूल्स याद रखना और उनका पालन करना, बाकी डिटेल्स तुम्हें बाद में बता दी जाएंगी। ये कहकर फैंग युआन ने अपने इमोर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोल दिया। हम अलायंस लीडर की सीख का पालन करेंगे। फीमेल इमोर्टल्स ने फौरन जवाब दिया और फरमाबरदारी से अंदर चली गईं। अगले हाइपैल, उनकी यून के सामने का नज़ारा पूरी तरह बदल गया। उन्होंने देखा कि वो एक विशाल आसमान में हैं। उनके नीचे बादलों की जमीन थी और दूर एक शहर दिख रहा था। वो शहर एक बड़े से समुद्री घोंघे जैसा लग रहा था जिससे सितारों जैसी रोशनी निकल रही थी। ट्यून ऊपर सर उठाकर देखा था क्या पहले? नहीं यार, मेन लॉर्ड अलायंस लीडर के इतने करीब कभी नहीं थी। मैंने तो पूरे टाइम अपना सर नीचे ही रखा। मैंने हिम्मत करके इमोर्टल एपर्चर में घुसने से पहले उनकी एक झलक देखी थी। ओ गॉड, लॉर्ड अलायंस लीडर तो बस हद से ज्यादा खूबसूरत हैं। लॉर्ड अलायंस लीडर का कल्टिवेशन लेवल वेनरेबल है। वो हम वेरिएंट ह्यूमंस का भी इतना ख्याल रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो इतने खूबसूरत हैं। मैंने आज तक इतना खूबसूरत और नर्म दिल हायोप नहीं देखा। ये दोनों रैंक 6 मर्मेड गू इमोर्टल्स काफी क्लोज थी। वो एक्साइटमेंट में एक दूसरे से बात कर रही थी और फैंग युआन के लिए अपनी इज्जत और दीवानगी जाहिर कर रही थी। जहां तक बाकी दो रैंक 6 फीमेल इमोर्टल्स की बात थी, उनके चेहरे पर गंभीर भाव दिया और वो चुप थी। शांत रहो, दोनों मर्मेड लीडर्स में से एक ने नाखुश होते हुए कहा। लॉर्ड अलायंस लीडर, कोई ऐसे हैं जिनके बारे में तुम इतनी कैजुअली बात कर सकती हो? हम इस वक्त सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर के अंदर हैं। फीमेल इमोर्टल्स ने अपने सर झुका लिए और बोलना बैंड कर दिया, लेकिन वो अपनी दिल से कम्युनिकेट कर रही थी। उनसे अपना एक्साइटमेंट छुपाया नहीं जा रहा था। दूसरी लीडर, लियन के शिन, ने अपना हाथ बढ़ाया और यूजी का हाथ थाम लिया, यूज दिलासा देते हुए। लियान के शिन, यूजी और जी निंगसी मर्मैन इंपीरियल कोर्ट की टीम लीडर्स थी। इस बार जब फैंग युआन ने उनमें से कुछ को सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर में मूव करने का फैसला किया, तो भला मर्मैन इंपीरियल कोर्ट कैसे मना कर सकता था? ऑर्डर्स मिलने के बाद मर्मैन इंपीरियल कोर्ट ने एक दिन और एक रात तक इमरजेंसी मीटिंग की। आखिर में मर्मैन इंपीरियल कोर्ट ने अपनी 2 लीडर्स और 4 सबसे खूबसूरत मर्मेड इमोर्टल्स को फैंग युआन को पेश करने के लिए चुना। ऐसा करने के लिए उन्होंने 2 जोड़े तोड़े, जिनमें से एक की तो शादी होने ही वाली थी। मर्मैन इंपीरियल कोर्ट के पास कोई रैंक 8 नहीं था। उनकी सबसे बड़ी ताकत रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ वाले टीम लीडिंग फर्स्ट सुप्रीम एल्डर्स थे। एक साथ 2 को भेजे देना ये दिखाता था कि उनका इरादा कितना पक्का था। उसके बाद उन्होंने मर्दों को हटा दिया और सिर्फ सबसे खूबसूरत फीमेल इमोर्टल्स को चुना। वो फैंग युआन के करीब आकर उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई अजीब बात नहीं थी। इंसानियत इस दुनिया की अनडिस्प्यूटेड ओवरलॉर्ड थी, और मर्मैन इंपीरियल कोर्ट इतने सालों से ऐसी गुलामी भरी जिंदगी जीने का आदी हो चुका था। पहले पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल ने मर्मैन इंपीरियल कोर्ट की रक्षा के लिए कदम उठाए थे। उसकी मौत के बाद उसका असर कम हो गया और मर्मैन इंपीरियल कोर्ट ने ईस्टर्न सी के राइचस पाथ फोर्सेस के साथ शादी के जरिए रिश्ते जोड़ना शुरू कर दिए। उन्हें ईस्टर्न सी के अकेले इमोर्टल्स को शादी के जरिए अपने यहां बुलाना भी पसंद था। मर्मैन इंपीरियल कोर्ट को ऐसे ट्रीटमेंट की आदत थी। पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल की वजह से उन्हें ईस्टर्न सी की ह्यूमन फोर्सेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। फ्लैट जब फैंग युआन वेनरेबल बैन गया था और उसने ईस्टर्न सी पर कब्जा कर लिया था,
मरमैन इंपीरियल कोर्ट दूसरी ह्यूमन फोर्सेस जैसा नहीं था। वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल या स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। उनके पास सिर्फ ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल का ऑप्शन था, जो वेरिएंट ह्यूमंस के ज्यादा करीब था। इसलिए भले ही दोनों फीमेल इमॉर्टल्स अपने पार्टनर से अलग होने का दुख झेल रही थी, अपने लोगों की खातिर उन्होंने अपनी खुशी कुर्बान करने का फैसला किया। लेकिन अभी जब वो फैंग युआन से मिली तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। मर्मेड इमॉर्टल्स को फैंग युआन की शक्ल सूरत के बारे में पता था, चाहे हेवनली कोर्ट हो या कोई और फोर्स, सबने उसके वीडियोस दिखाए थे। फीमेल इमॉर्टल्स को फैंग युआन की खूबसूरती के बारे में पता था, लेकिन उससे मिलने के बाद वो उसके बेजोड़ हुस्न से डांग रह गई। ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि ये भी था कि उसके अंदर डाव मार्क्स थे। उसकी हर एक हरकत में ग्रेट डाव का ऑरा था। वो अपने पूरे जिस्म से एक अजीब सा जादू छोड़ रहा था। उसकी बेमिसाल शख्सियत और ऑरा उससे मिलने वाले हर शख्स को अपने नीचे दबा देती थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास इतने डाव मार्क्स होने के बावजूद भी वो मरफोक के लिए इतने चार्मिंग नहीं हो सकते थे, क्योंकि मरमैन पैदाइशी वाटरपाथ डाव मार्क्स के साथ पैदा होते थे, जबकि फैंग युआन के पास उनमें से 2 मिलियन से ज्यादा थे। इस वजह से वो नेचुरली उसके करीब महसूस कर रहे थे। यूजी इस बार लीडर्स में से एक थी। वही थी जो सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दे रही थी कि सब कुछ कुर्बान करके खूबसूरती का इस्तेमाल करके फैंग युआन के करीब जाया जाए। लेकिन फैंग युआन को देखने के बाद वो बुरी तरह से हिल गई। यूज लगा कि वो फैंग युआन के सामने मिट्टी के बराबर है, जो साफ बादलों जैसा था। उस खुद पर शर्म आने लगी। लियन के शिन और यूजी बहुत क्लोज थी, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ वो समझ गई थी कि यूजी ऐसा क्यों फील कर रही है। उसने यूजी का हाथ पकड़ा और चुपके से ट्रांसमिट किया, लॉर्ड फैंग युआन कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, हैं तो वो एक मर्द ही। जब तक ये सच नहीं बदलता, हमारे पास उम्मीद है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के बारे में सोचो। यूजी ने सर हिलाया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। तभी एक हेरी मैन गू इमॉर्टल उड़ते हुए आया। मैं 12th हेयर हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, 12th हेयर ने कहा। यूजी फौरन मुस्कुराई। 12th हेयर से थोड़ी देर बात करने के बाद उसने टैंग कियोंग पर एक नजर डाली। टैंग कोंग मरमैन इंपीरियल कोर्ट की एक सुप्रीम एल्डर थी। उसके स्केल्स पीले रंग के थे और वो नर्म दिल और खूबसूरत थी। उसकी मुस्कान से उसके गालों पर डिंपल्स पड़ते थे जो उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा देते थे। भले ही उसका दर्जा यूजी, लियन के शिन और जी निंगसी से नीचे था, वो इन तीनों के ठीक बाद आती थी। इन तीनों ने यूज काफी अथॉरिटी दराखी थी। वो अपना ज्यादा टाइम पॉलिटिकल मामलों को संभालने में बिताती थी, और उसके इंटरपर्सनल स्किल्स कमाल के थे। यूजी की परमिशन मिलने के बाद टैंग कियोंग आगे बढ़ी और 12th हेयर को एक समुद्री सीप दिया। 12th हेयर ने देखा कि यह सीप एक रेयर रैंक 7 रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल मटेरियल था। उसने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया और उसका रवैया और भी गर्मजोशी वाला हो गया। आप सब प्लीज मेरे साथ आइए। आपका पहला स्टॉप होगा स्टार कलेक्शन सिटी। यह सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर का सेंट्रल कंट्रोल एरिया है। स्टार कलेक्शन सिटी बादलों की किसी बड़ी सी जमीन पर नहीं था। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो जल्दी उसमें एंटर कर गए। 12th हेयर की रहनुमाई में मर्मेड गू इमॉर्टल्स मेन हॉल में गईं और वहां के इंचार्ज को सलाम किया। इसमें हॉल की इंचार्ज गू इमॉर्टल एक औरत थी जो साउंड पाथ कल्टिवेट करती थी। उसका रैंक 8 ऑरा पूरे हॉल में फैला हुआ था। उसने गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी उम्र आम लोगों से ज्यादा गहरी थी, नाक ऊंची थी, और उसकी एक बेहद आकर्षक और दिलकश थी। वो फेरी मियाओ यिन थी। मर्मेड्स ने जल्दी से उस सलाम किया। फेरी मियाओ यिन सबसे ऊंची सीट पर बैठी और नीचे इन गू इमॉर्टल्स को देखते हुए उसने एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम अभी यहाँ आए हो, तुम्हें हमारे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के रूल्स के बारे में सीखना होगा और हमेशा उनका पालन करना होगा। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर बेकार लोगों को नहीं पालता। तुम कोई भी हो, तुम्हें कुछ भी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन बोर्ड पर साफ साफ टास्क्स की लिस्ट है जो तुम कर सकती हो। सबसे बुरी चीज जो तुम कर सकती हो वो है आलस करना। समझ गई? जी, हम लेडी मियाओ यिन की सीख याद रखेंगे, मर्मेड्स ने जवाब दिया। फेरी मियाओ यिन ने सर हिलाया और फिर अपनी नजर 12th हेयर पर डाली। जब तुमने इन मर्मेड गू इमॉर्टल्स को लीड करने का मिशन लिया है, तो तुम ही इन्हें आसपास घुमाकर स्टार कलेक्शन सिटी के अरेंजमेंट से फैमिलियर कराओगे। ये कहते हुए फेरी मियाओ यिन ने अपना हाथ हिलाया और दर्जनों गू वॉर्म्स उठकर बाहर आए। 12th हेयर ने हामी भरी और अन गू वॉर्म्स को ले लिया। उसने फीमेल इमॉर्टल्स से कहा, मेरे पीछे आओ।
मर्मेड इमोर्टल्स ने इजाजत ली और 12th हेयर के पीछे चल दी। अन सबने राहत की सांस ली। यह फेरी मियाओ यिन पहले सदर्न बॉर्डर में एक रैंक 7 गू इमोर्टल थी, लेकिन ग्रेट लव इमोर्टल वेनरेबल को फॉलो करने के बाद वो रैंक 8 बन गई। जिस टोन में उसने बात की, मुझे डर है कि वो हमारा इरादा जानती है, इसलिए वो हमें दबाना चाहती है। लियन के शिन और यूजी ने एक दूसरे को ट्रांसमिट किया। दूसरी तरफ टैंग क्यूंग ने 12th हेयर से फेरी मियाओ यिन के स्टेटस के बारे में सावधानी से पूछा, क्या वो स्टार कलेक्शन सिटी की लॉर्ड थी? आने से पहले मर्मैन इंपीरियल कोर्ट ने पूरी तैयारी की थी। उन्होंने फैंग युआन के जाने माने सबॉर्डिनेट्स जैसे फेरी मियाओ यिन और लेडी व्हाइट रैबिट के लिए तोहफे तैयार किए थे, लेकिन पहले के तनाव भरे माहौल की वजह से टांग कोंग तोहफा दे नहीं पाई। 12th हेयर ने सर हिलाया। पहले स्टार कलेक्शन सिटी का लॉर्ड अजीम कॉम्बैट बीस्ट किंग था, लेकिन वो ट्रिब्यूलेशन के दौरान मारा गया। ए फ्लैट, मियाओ यिन, व्हाइट रैबिट, वू शुआई, चीसी और बाकी रैंक 8s बारी बारी से स्टार कलेक्शन सिटी में स्टेशन होते हैं। ये सुनकर मर्मेड गू इमोर्टल्स ने एक बार फिर राहत की सांस ली। यह फेरी मियाओ यिन स्टार कलेक्शन सिटी की लॉर्ड नहीं थी, उसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं थी। यूजी की की चमक उठी। वो जानती थी कि फैंग युआन की मैं बॉडी से मिलने का चांस बहुत कम था, लेकिन उसके क्लोन्स सॉवरन इमोर्टल एपर्चर के अंदर थे। अगर वो उनमें से किसी एक के करीब जा सकी तो मकसद पूरा हो जाएगा। मर्मेड इमोर्टल्स 12th हेयर के पीछे पीछे चलती हुई स्टार कलेक्शन सिटी के सेंट्रल स्क्वायर में पहुंची। स्क्वायर में 3 बड़े पिलर्स खड़े थे। पिलर्स की सतह पर अनगिनत शब्द घूम रहे थे, जो मिलकर 3 बड़े बोर्ड बना रहे थे। इससे पहले कि मर्मेड गू इमोर्टल्स उन्हें गौर से देखती, 12th हेयर ने पहले हाई गू वॉर्म्स बांट दिए। ये वही गू वॉर्म्स द जो फेरी मियाओ यिन ने पहले 12th हेयर को दिए थे। हर मर्मेड गू इमोर्टल को 5 माइल, जो रैंक 5 मॉर्टल गू थे। 3 गू वॉर्म्स से मर्मेड पहले से वाकिफ थी। वो जानती थी कि ये कंट्रीब्यूशन बोर्ड, मिशन बोर्ड और एक्सचेंज बोर्ड के लिए इस्तेमाल होते थे। फैंग युआन ने 3 बोर्ड्स लिस्ट किए थे। वो सिर्फ सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में ही नहीं थे, चाहे वेरिएंट ह्यूमन अलायंस हो या राइचस ची अलायंस, वहां भी ऐसे अरेंजमेंट्स थे। इसलिए मर्मेड इमोर्टल्स इनके बारे में जानती थी। 12th हेयर बोला, तुम लोग ऐप से सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में रहोगी, तुम्हारी जिंदगी काफी अलग होगी। ए फ्लैट से जब तक मास्टर ऑर्डर्स ना दे, तुम बाहर नहीं जाओगी। तुम इन 3 बोर्ड्स पर एक नजर डाल सकती हो, ये हमारे इंटरनल बोर्ड्स हैं। हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस के एक्सटर्नल बोर्ड्स इनसे काफी अलग हैं। इस वक्त चाहे राइचस ची अलायंस हो या वेरिएंट ह्यूमन अलायंस, सब हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस में शामिल हो चुके थे। यह 2 आपस में टकराने वाली फोर्सेस थी, लेकिन अब वो एक हाई फोर्स थी। सबके मन में बहुत अजीब और गरीब फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन फैंग युआन के वेनरेबल कल्टिवेशन लेवल के सामने, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, उन्हें यूज फॉलो करना ही था। चैप्टर 2242 सॉवरेंस 3 बोर्ड स्टार कलेक्शन सिटी स्क्वायर। यूजी और लियन के शिन ने एक साथ कंट्रीब्यूशन बोर्ड की तरफ देखा। इस कंट्रीब्यूशन बोर्ड का काफी रेफरेंस मटेरियल था। जो भी टॉप पर था, वो फैंग युआन का सबसे इंपॉर्टेंट सबॉर्डिनेट, उसका सबसे काबिल जनरल होगा। वो मर्मेड इमोर्टल्स के लिए ऐसे टारगेट्स थे जिनसे उन्हें दोस्ती करनी थी। कंट्रीब्यूशन बोर्ड को देखकर वो फैंग युआन के सबॉर्डिनेट्स के फैक्शंस के पावर लेवल्स का भी अंदाजा लगा सकती थी और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकती थी। उसके बाद उन्होंने कंट्रीब्यूशन बोर्ड पर नंबर 1 नाम देखा, 6th हेयर। एक हेयरी मैन। इस आदमी के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दूसरे नंबर वाले से कहीं ज्यादा हैं। फिलहाल कोई भी उसके आगे नहीं निकल सकता। भले हाईयूजी और लियन के शिन अभी अभी आई थी, वो देख सकती थी कि 6th हेयर का फाउंडेशन और एक्यूमुलेशन बेहद गहरा था। सेकेंड प्लेस से पॉइंट्स का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। लियन के शिन ने जल्दी हाई टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स में कुछ जाने पहचाने नाम देखे, जैसे फेरी मियाओ यिन, लेडी व्हाइट रैबिट, मो तन संग, जुअर, शी चेंग और दूसरे। जिस चीज ने यूजी और लियन के शिन का ध्यान खींचा वो ये था कि टॉप 10 पोजीशंस में एक अजीब नाम था। लैंग या लैंड स्पिरिट? क्या ये लैंग या ब्लेस्ड लैंड का लैंड स्पिरिट है? एक लैंड स्पिरिट भी कंट्रीब्यूशन बोर्ड पर रैंक किया जा सकता है। ये दिखाता है कि लॉर्ड फैंग युआन कितने बड़े दिल वाले हैं। वो इंसानों, वेरिएंट ह्यूमंस और लैंड स्पिरिट्स सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। कंट्रीब्यूशन बोर्ड के टॉप 10 मेंबर्स ZY एडिटार वेरिएंट ह्यूमन गू इमोर्टल्स थे। इसका एक गहरा पॉलिटिकल मतलब था। मर्मैन इंपीरियल कोर्ट के दोनों फॉर्मर रूलर्स इस बात से बहुत खुश थे, उन्हें एक तरह का जोश महसूस हुआ। जल्दी ही उन्होंने 12th हेयर के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी देखे। वो 18वीं 18th जगह पर था।
अन्वेषवीं 19th जगह पर ब्लैक हाउंड लैंड स्पिरिट था। अगले हाइपैल 19वीं जगह के ब्लैक हाउंड लैंड स्पिरिट ने 12th हेयर की पोजीशन ले ली और उस नीचे धकेल दिया। 12th हेयर ने भी ये नोटिस किया। वो शर्मिंदगी से खांसा और थोड़ी जलन भरी टोन में बोला, यह ब्लैक हाउंड लैंड स्पिरिट सच में लकी है। अभी डू हेवंस के फ्यूजन की वजह से बचे कच्चे हेवनली डॉग्स और हेवन स्वॉलोइंग हाउंड्स ग्रुप्स में भाग रहे हैं। उन्हें गू इमॉर्टल्स लगातार पकड़कर हमारे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में ला रहे हैं। फिलहाल इन हाउंड ग्रुप्स का ख्याल ब्लैक हाउंड लैंड स्पिरिट रख रहा है। जब वो ठीक हो जाते हैं और उनका इंस्पेक्शन हो जाता है, तब उन्हें मिनी व्हाइट हेवन में छोड़ दिया जाता है। इसलिए ब्लैक हाउंड लैंड स्पिरिट को इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल रहे हैं। लियन के शिन और यूजी ने बार बार सर हिलाया, जबकि मन ही मन सोच रही थी, एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लैंड स्पिरिट ने तुम्हें कंट्रीब्यूशन में कैसे हरा दिया। उन्हें चिंता थी फेरी मियाओयिन, लेडी व्हाइट रैबिट और सबसे इंपॉर्टेंट शार्क्स स्नोमैन गू इमॉर्टल जूरा की। वजह यह थी कि बिंग युआन जब भी मौका मिलता था वेरिएंट ह्यूमन अलायंस में इस बात की शेखी बघारती थी कि जुआ फैंग युआन की मंगेतर है। ये खबर दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पुराने दुश्मन राइचिस ची अलायंस ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते थे और वो इस पर बहुत ध्यान भी देते थे। इसलिए मरमेड इमॉर्टल्स को इस बारे में पता चला। लेकिन जब वो इन जरूरी लोगों की इंफॉर्मेशन पूछने ही वाली थी, उनके पास से चीखने की आवाजें आने लगी। यूजी ने गुस्से से माथा सिकोड़ा और उन्हें डांटने हाय वाली थी, लेकिन उसने चारों मरमेड इमॉर्टल्स को एक साथ कहते सुना, लीडर्स एक्सचेंज बोर्ड को देखिए। लियन के शिन और यूजी अपनी नजर हटाने से खुद को रोक नहीं पाई। फौरन उनकी एरी हैरानी से फैल गई। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का एक्सचेंज बोर्ड हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस वाले से सच में बहुत अलग था। यहां बहुत सारी अच्छी चीजें थी। लियन के शिन और यूजी का सर लिस्ट देखकर चकराने लगा। वहां हर तरह के रिवॉर्ड्स लिस्ट किए गए थे। हर पाथ के गू वॉर्म्स अवेलेबल द, बहुत सारे रेयर और एक्सटिंक्ट हो चुके इमॉर्टल गू द, और रैंक 6 से 8 तक के 1000 से ज्यादा इमॉर्टल गू अवेलेबल थे। बेशुमार इमॉर्टल गू रेसिपीज, इमॉर्टल मटेरियल्स और इमॉर्टल किलर मूव्स थे। वहां सैकड़ों या हजारों इमॉर्टल गू हाउस बनाने के तरीके द और इमॉर्टल इनहेरिटेंसेस ने तो यूजी और लियन के शिन की खुली की खुली रख दी। यह वाटर पाथ के महान एक्सपर्ट चैंग ग्वानशुई की इनहेरिटेंस है। वो वाटर पाथ कल्टिवेट करते थे और साइड में इंफॉर्मेशन पाथ। उनका एक किलर मूव है जिसका नाम है वन वाटरी चैप्टर। वो हिस्ट्री में बहुत फेमस है। ये हमारे मर्फक एक्सपर्ट थर्ड प्रिंसेस की इनहेरिटेंस है। वो रिमोट एंटिक्विटी एरा की सबसे पावरफुल मरमेड थी। उन्होंने प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल का कई बार सामना किया था। उन्होंने वाटर पाथ का रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल टू मच वाटर बनाया था, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। सोचा नहीं था कि हम उस यहां देखेंगे। यूजी और लियन के शिन का दिल जोरों से धड़क रहा था जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी। फैंग युआन ने खुद को ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल के रूप में प्रमोट किया था। उसने ट्रेजर येलो हेवन में गू रिफाइनमेंट के ट्रांजैक्शंस शुरू कर दिए थे। सारी मरमेड इमॉर्टल्स को उसकी सेट की हुई कीमतों के बारे में पता था। भले हाई कीमतें फेयर थी, वो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। अपनी पसंद की चीजों के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स से एक्सचेंज करना, यह ट्रेजर येलो हेवन में ट्रांजैक्शन करने या एक्सटर्नल बोर्ड से एक्सचेंज करने से कहीं ज्यादा आसान है। मैंने ये क्या देखा? हम लॉर्ड फैंग युआन से पर्सनली अपनी ट्रिब्यूलेशंस पास करने में मदद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सच में ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल हैं। लियन के शिन और यूजी ने अनजाने में अपने होठ चाटे। उनकी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए लालच एक नए लेवल पर पहुंच गई थी। उन्होंने अपनी गर्म निगाहें मिशन बोर्ड की तरफ डाली, बाकी 4 फीमेल इमॉर्टल्स के साथ। जाहिर है, अगर एक्सचेंज बोर्ड से कल्टिवेशन रिसोर्सेज चाहिए थे, तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत थी। और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का सोर्स मिशंस थे। मिशन बोर्ड पर बहुत सारे मिशंस थे। मिनी पर्पल हेवन के अंदर बहुत सारे एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट मिक्स्ड हेवनली ईगल्स किसी वजह से इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स बन गए थे। मिशन था सच का पता लगाना। मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स में आसमान से कुत्ते की पॉटी गिर रही थी, जिसके पहाड़ बन गए थे और फ्रॉस्ट ड्रैगन की झील गंदी हो रही थी। मिशन था पॉटी गिरने की वजह पता लगाना और उससे साफ करना। मिनी ईस्टर्न सी में ड्रैगन स्केल सी एरिया अल्टा बह रहा था। बहुत सारा समुद्री पानी मिनी 9 हेवंस में घुस गया था। मिशन था इमॉर्टल फॉर्मेशन को ठीक करना और ड्रैगन स्केल सी एरिया को दोबारा बनाना। इंकमन सिटी लॉर्ड मो टैन संग अजीब तरह से प्रेग्नेंट हो गया था। अब एक अबॉर्शन एक्सपर्ट की जरूरत थी। मरमेड इमॉर्टल्स ने मिशन बोर्ड को देखा और कुछ देर के लिए शांत हो गईं।
इन मिशंस की संख्या उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। नॉर्मल सिचुएशंस में गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपर्चर्स शांत और सुकून भरे होते थे। उन्हें सिर्फ ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के बाद या नए रिसोर्स पॉइंट्स ऐड होने पर एरियाज को रीबिल्ड करना पड़ता था। वो सॉवरेन इमॉर्टल अपर्चर जैसे नहीं थे, जहां हर पाल अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थी। मर्मेड इमॉर्टल्स ने थोड़ी देर देखा, उन्हें चिंता भी हुई और खुशी भी। चिंता इस बात की थी कि भले हाई सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल का इमॉर्टल एपर्चर था और दुनिया भर में मशहूर था, ये बिल्कुल भी शांत नहीं था। हर तरफ केओस फैला हुआ था, यहां रहना आसान नहीं होगा। लेकिन वो खुश इसलिए थी क्योंकि केओस का मतलब था NGINAT मिशंस। उनके पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने की कोई कमी नहीं थी। 12th हेयर मर्मेड इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने आह भरी, सच कहूं तो सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर अभी शांति की हालत में है। तुमने वो सिचुएशन नहीं देखी जब मास्टर ने डू हेवंस के ग्रोटो हेवंस को अपने अंदर समा लिया था, जब उन्हें बहुत सारे डाउ मार्क स्माइल अजीबो गरीब फिनोमिना लगातार होने लगे थे। उस वक्त सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर एक भी इंसान फ्री नहीं था। अभी भले ही ज्यादा सिचुएशंस नहीं हो रही हैं, क्रेज डेमन केव की लड़ाई के बाद हमने बहुत से गू इमॉर्टल्स खो दिए। भले ही ज्यादातर जिंदा हो गए, वो अभी तक इमॉर्टल नहीं बन सकते। तुम खुद देख सकती हो, अभी बहुत सारे मिशंस हैं, लेकिन कुछ एरियाज में लोगों की जरूरत है उन्हें गार्ड करने के लिए। जैसे कि स्टार कलेक्शन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस खो नहीं सकते। इसके अलावा इतनी अजीब सिचुएशंस होने के साथ हमें कम से कम एक रैंक 8 गू इमॉर्टल की जरूरत है जो हर वक्त अपर्चर को गार्ड करे। क्योंकि मिशंस बहुत ज्यादा हैं, मास्टर तुम सबको सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में मदद के लिए लाए हैं। पहले हॉल में फेरी मियाओ येन ने साफ साफ बात की, लेकिन वो गलत नहीं थी। अगर तुम मौजूदा गू इमॉर्टल्स की रिकॉग्निशन हासिल करना चाहती हो, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और अचीवमेंट्स हासिल करने होंगे। अपने एक्शंस और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स से मास्टर के लिए अपनी वफादारी साबित करो। मर्मेड इमॉर्टल्स ने उसकी बातें सुनी और सर हिलाया। लियन के शिन और यूजी ने एक दूसरे को देखा, उन्हें आखिरकार फैंग युआन का इरादा समझ आ गया था। टैंग कियोंग ने जल्दी से 12th हेयर का शुक्रिया अदा किया और एक बार फिर एक तोहफा दिया। तभी दूसरी मर्मेड इमॉर्टल्स ने पूछा, लॉर्ड 12th हेयर, आपने हमें 5 गू वॉर्म्स दिए, 3 तो बोर्ड्स के लिए हैं, बाकी 2 किस लिए हैं? 12th हेयर ने मुस्कुराते हुए तोहफा लिया और समझाया, उनमें से एक ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट होने के लिए है। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर सभी गू कल्टिवेटर्स को ट्रेजर येलो हेवन एक्सेस करने के लिए इसी गू वर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा तुम पर नजर रखने के लिए है, उस हमेशा अपने पास रखना होगा। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो तुम्हें फौरन रिपोर्ट करना होगा, हम स्टार कलेक्शन सिटी में एक रिप्लेसमेंट दे देंगे। थोड़ा रुककर 12th हेयर ने आगे कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, सिर्फ तुम लोग ही नहीं, हमारे पास भी है। ये भले ही एक मोर्टल गू हो, लेकिन इसने हमारी कई जानें बचाई हैं। जब हम अन अजीब फिनोमिना से निपटते हैं तो हमें खतरे का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि हम मिशंस के दौरान मर जाएं। जैसे कि बोर्ड पर इस मिशन को देखो। मर्मेड इमॉर्टल्स ने उधर देखा जहां 12th हेयर इशारा कर रहा था और मो तनसंग के अबॉर्शन मिशन को देखा। 12th हेयर ने एक अजीब मुस्कान दी, तुम शायद मो तनसंग को नहीं जानती होगी, लेकिन उसका स्टेटस कम नहीं है। वो मिनी वेस्टर्न डेजर्ट का गू इमॉर्टल लीडर है। वो एक मेल इन कमांड है, लेकिन एक अचानक आई सिचुएशन से निपटते हुए वो मिस्टीरियसली प्रेग्नेंट हो गया। फ्लैट वो अबॉर्शन करवाने के लिए एक बड़ी कीमत दे रहा है। बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अगर अबॉर्शन फेल हो गया तो शायद उसकी जान भी चली जाए। मर्मेड इमॉर्टल्स के मुंह खुले के खुले रह गए, वो हैरान थी। ठीक है, 12th हेयर ने आगे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूं। एक तरह से वो जगह इन 3 बोर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्मेड इमॉर्टल्स को तुरंत गहरी दिलचस्पी हुई। वो 12th हेयर के पीछे पीछे स्क्वायर से निकली और स्टार कलेक्शन सिटी के एक सब हॉल में पहुंची। उन्होंने देखा कि सब हॉल में बहुत से गू इमॉर्टल्स थे। कई गू इमॉर्टल्स एक दूसरे का सहारा लिए हुए कुछ अपनी पीठ झुकाए हुए थे जब वो सब हॉल में घुटनों के बाल चलते हुए आ रहे थे, बेहद थके हुए लग रहे थे। उसके बाद ये गू इमॉर्टल्स हॉल से एक नए जोश के साथ बाहर निकले, वो काफी स्पिरिटेड लग रहे थे। भले ही उनके चेहरों पर अभी भी गहरी काली झुर्रियां थी। ये गू इमॉर्टल्स जब भी किसी जान पहचान वाले को देखते तो दिल से सर झुकाते। जब वो एक दूसरे के पास से गुजरते तो वो एक दूसरे को सलाम करते और अपने मिशंस या कंट्रीब्यूशन बोर्ड पर अपनी रैंकिंग के बारे में बात करते। जब इन गू इमॉर्टल्स ने मर्मेड गू इमॉर्टल्स को देखा तो उनके चेहरे पर समझदारी के भाव आए।
उनमें से कुछ ने आगे बढ़कर मरमेड को ग्रीट किया, वो बहुत वेलकमिंग थे। ओ, मैंने सुना है कि हम मर्मैन गू इमोर्टल्स का एक ग्रुप ला रहे हैं, क्या ये वही है? बहुत बढ़िया, इनके आने से हम आखिरकार थोड़ी सांस ले सकेंगे। मिशंस अब बढ़ते ही जा रहे हैं, उम्मीद है इससे हमारा वर्कलोड कम होगा। 12th हेयर, तुम बहुत लकी हो कि तुमने इन्हें लाने का मिशन लिया। चैप्टर 2243, गु यू फैंग शियांग 12th हेयर जोर से हंसा और कुछ तारीफ भरे शब्द कहे। जब उसने पीछे मुड़कर मरमेड इमोर्टल्स को देखा तो उसने पाया कि वो हैरान परेशान खड़ी थी, कुछ गु इमोर्टल्स की एक में तो आंसू भी थे। 12th हेयर चूक गया, उसने जल्दी से कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। उसके बाद पूरी करने से पहले ही लियन के शिन ने यूज टोका, 12th हेयर, चिंता मत करो। बस बात यह है कि हमने देखा कि इस सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर में सब लोग कितने मिलजुलाई कर और एक दूसरे को बर्दाश्त करके रहते हैं। हर एक को एक मौका मिलता है, सबके लिए बराबरी के अवसर हैं, वो एक दूसरे के करीब हैं और मजबूती से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इनकमान हो, रॉकमैन हो, स्नोमैन हो या फिर इंसान ही क्यों ना हो। सच कहूं, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। मैंने तो ये इमेजिन करने की भी हिम्मत नहीं की थी कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह हो सकती है। 12th हेयर चुप हो गया। वो पहले लंग या सेक्ट का मेंबर था। भले हाई लंग या ब्लेस्ड लैंड अच्छे से छुपा हुआ था, यूज 5 रीजन्स और डू हेवंस की हालत के बारे में पता था। वेरिएंट ह्यूमंस का स्टेटस बहुत नीचा था, उन्हें इंसानों द्वारा दबाया जाता था और सभी मुश्किल जिंदगी जी रहे थे। ईस्टर्न सी मरमैन इंपीरियल कोर्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो ह्यूमन फोर्सेस से घिरा हुआ था और अनपढ़ लंग या सेक्ट के हेरी मेन से कहीं ज्यादा प्रेशर था। भले हाई स्टार कलेक्शन सिटी का ये नज़ारा साधारण और आम था, इसने मरमेड इमोर्टल्स पर एक बहुत बड़ा असर डाला। एक पाल के लिए सभी मरमेड इमोर्टल्स के मन में एक ही ख्याल आया, चाहे सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर का माहौल कितना भी क्योटिक या खतरनाक क्यों ना हो जाए, उन्हें यहीं रहना है। शायद यही हमारा असली घर है, यूजी ने धीरे से कहा। यह रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है। लियन के शिन ने गहरी सांस ली। मुझे आखिरकार ग्रेट लव का असली मतलब समझ आ गया। मास्टर सच में ग्रेट लव इमोर्टल वेनरेबल कहलाने के लायक हैं। वो यूएस घिनौने लॉन्जेविटी हेवन या हेवनली कोर्ट जैसे नहीं हैं। चाहे स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल हो या जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल, कोई भी हमारे मास्टर से कंपेयर नहीं कर सकता। एक मरमेड इमोर्टल ने फैंग युआन के बारे में बेहद अदब भरे टोन में कहा। 12th हेयर ने थम्स अप दिया और गर्व से कहा, सभी वेनरेबल्स में मास्टर का दिल सबसे बड़ा है। यह तो नेचुरल हाई था कि पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल ने उन्हें इतना ऊंचा समझा और अपनी सारी इनहेरिटेंस मास्टर को दे दी। कोई और इससे हासिल करने के काबिल नहीं है। हम सच्ची खुशी सिर्फ मास्टर के कदमों पर चलकर ही पा सकते हैं। जब तुमने ये पहचान लिया है तो अब से अपने घर की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करो, यही अपनी इस खुशहाल जिंदगी को बनाए रखने का तरीका है। मर्मेड इमोर्टल्स ने सर हिलाया, कुछ तो इतनी इमोशनल हो गई कि रोने लगी। शांत होने के बाद टैंग कियोंग ने पूछा, मैं सोच रही हूं कि इस सब हॉल का गहरा इस्तेमाल क्या है? 12th हेयर ने हाँफते हुए कहा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसकी ईर्ण में गर्व और प्रशंसा थी, यहां तक कि जोश और उत्तेजना भी देखी जा सकती थी, लेकिन उसमें कुछ डर भी था। 12th हेयर के बाल भी उसके एक्सप्रेशन को छुपा नहीं पाए। इसने मरमेड इमोर्टल्स को और भी क्यूरियस कर दिया। आगे फीमेल इमोर्टल्स ने एक्सप्लेनेशन सुना। ये पहले एक फॉर्मेशन था जिसे लिवर लाइफ फॉर्मेशन कहते थे, लेकिन हाल ही में मास्टर ने इसे मॉडिफाई करके एक इमोर्टल गू हाउस बना दिया है। इसका असर कमाल का है, ये बहुत यूजफुल है। ये कहते हुए 12th हेयर ने फिर से थम्स अप दिया। उसने मरमेड इमोर्टल्स से एक ऐसे टोन में कहा जिसमें गहरा मतलब छुपा था, तुम लोग फ्यूचर में इसका जरूर अच्छा इस्तेमाल करोगी। 12th हेयर के गहरे डिस्क्रिप्शन को सुनने के बाद लिवर लाइफ इमोर्टल गू हाउस ने मरमेड इमोर्टल्स पर एक गहरी छाप छोड़ी। स्टार कलेक्शन सिटी में इंट्रोड्यूस करने के लिए और कुछ नहीं था, 12th हेयर इन मरमेड इमोर्टल्स को मिनी 9 हेवन से बाहर ले गया। ग्रुप मिनी ईस्टर्न सी में आया और नीचे समुंदर के इलाके को देखा। लहरें उठ रही थी, समुद्री हवा बह रही थी। 12th हेयर ने समझाया, ये वो जगह है जो मास्टर ने तुम्हारी मरमैन रेस के रहने और बढ़ने के लिए चुनी है। मरमेड गू इमोर्टल्स ने जल्दी से अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके इस समुद्री इलाके के माहौल का जायजा लिया। एक अनएक्सपेक्टेड अच्छी खबर यह थी कि इस समुद्री इलाके में बहुत सारे ऑर्डिनरी गू मटीरियल्स थे, लेकिन वो भी तरतीब बिखरे हुए थे। इसके अलावा कई गू मटीरियल्स एक दूसरे से टकरा रहे थे और टूटने के प्रोसेस में थे। यह सिचुएशन सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर के डाउ मार्क्स की वजह से हुई थी। सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर में बहुत सारे डाउ मार्क्स थे,
जिसकी वजह से नेचुरली बहुत से गू मटेरियल्स बन गए। नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स की वजह से अजीबो गरीब सिचुएशंस अक्सर होती रहती थी और गू मटेरियल्स भी तरतीब ढंग से फैल जाते थे और एक अनस्टेबल स्टेट में ए जाते थे। ये 5 रीजन्स और 9 हेवंस का मैप है। ये 3 दिन पुराना वर्जन है, मैं ये तुम्हें गिफ्ट में दूंगा। 12th हेयर ने इशारा किया और एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू उद कर आया। 3 दिन पुराना वर्जन? यूजी बहुत अलर्ट थी। हाँ, 12th हेयर ने सर हिलाया और समझाया, क्योंकि अजीबो गरीब सिचुएशंस हर वक्त होती रहती हैं, जमीन का नक्शा भी उनके साथ बदलता रहता है। और क्योंकि मास्टर लगातार रिसोर्स पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं और ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस को अपने अंदर समा रहे हैं, 5 रीजन्स और 9 हेवंस का मैप हमेशा बदलता रहता है, यूज लगातार अपडेट करना पड़ता है। यूजी ने गू के अंदर देखा और हैरानी से चिल्लाई, इतना बड़ा? उसकी चिल्लाहट ने बाकी मर्मेड इमॉर्टल्स का ध्यान खींचा। उन्होंने यूजी, एक लीडिंग एल्डर को, इस तरह बिहेव करते हुए शायद ही कभी देखा था। 12th हेयर ने अपने टोन में थोड़े गर्व के साथ कहा। वो हंसा। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर पहले 335,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का था। ए फ्लैट मास्टर के एपर्चर्स को समाने और ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के बाद साइज 100 गुना बढ़ गया है। हम अब 33,500,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के हैं। जब दूसरी फीमेल इमॉर्टल्स ने ये खबर सुनी तो वो हैरान रह गईं और बेहोशी की हालत में चली गईं। 12th हेयर फिर से मुस्कुराया, चिंता मत करो, ये जगह और बड़ी होती रहेगी। अगर एक दिन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर 5 रीजन्स और 2 हेवंस से बड़ा हो जाए तो हमें हैरानी नहीं होगी। मैंने इस मैप पर तुम्हारी टेरिटरी पहले ही मार्क कर दी है। मेरा मिशन पूरा हो गया है, लेकिन अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो इस इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू का इस्तेमाल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। मैं अभी येलो हेयर कॉन्टिनेंट पर रह रहा हूं, मैं वहां येलो हेयर हेरी मेन को लीड करने का इंचार्ज हूं। तुम और मैं पड़ोसी कहला सकते हैं। लियन के शिन और यूजी ने जल्दी से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू निकाले और 12th हेयर के साथ एक्सचेंज किए। 12th हेयर के मर्मेड इमॉर्टल्स को अलविदा कहने के बाद वो आसमान में गायब हो गया। लियन के शिन और यूजी ने आपस में डिस्कस करने के बाद CHHEH मर्मेड इमॉर्टल्स काम में लग गईं। उन्होंने लोगों को आसपास की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा, जिसमें आसमान और समुंदर भी शामिल थे, ताकि रिसोर्सेज का हिसाब लगाया जा सके। दूसरी तरफ गू इमॉर्टल्स ने एक सुपर साइज डिफेंसिव गू फॉर्मेशन भी बनाया। जब दोनों काम पूरे हो गए तो मर्मेड इमॉर्टल्स ने अपने इमॉर्टल एपर्चर के एंट्रेंसेस खोले। मरमैन के ग्रुप्स अपने परिवारों के साथ इस समुद्री इलाके में आ गए। फीमेल मरमैन गू इमॉर्टल्स के निर्देशों के तहत इन 8 लाख मरमैन ने घर बनाना शुरू किया, पानी के नीचे गांव, कस्बे और यहां तक कि सेंटर में शहर भी बनाए। मर्मेड इमॉर्टल्स ने CHHEH शहर बनाए, हर एक में एक गू इमॉर्टल उसकी रक्षा के लिए था। शहरों के आसपास कस्बे द जिनसे गांव निकले थे। क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी की थी, मरफोक के पास रहने के रिसोर्सेस की कमी नहीं थी। केओस तो जाहिर है होना ही था, आखिर वो अभी अभी यहां आए थे। लेकिन मर्मेड इमॉर्टल्स के मार्गदर्शन और कंट्रोल के साथ कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने 9 दिन और 9 रात तक मेहनत की। जब मर्फक मॉर्टल्स सेटल हो गए तो यूजी और लियन के शिन ने इमॉर्टल्स की एक मीटिंग बुलाई। यहां बहुत सारे ऑर्डिनरी गू मटेरियल्स हैं, लेकिन हर एक की क्वांटिटी कम है और वो बदलते भी रहते हैं। मेरी राय में हमें मर्मैन गू मास्टर्स के ग्रुप्स बनाने चाहिए जो एक सेट इंटरवल पर इन गू मटेरियल्स को कलेक्ट करें। यहाँ का माहौल काफी सेफ है, यहाँ डेसोलेट बीस्ट्स कम हैं और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स तो लगभग ना के बराबर हैं। यहाँ केल्प, मछली या झींगे जैसे आम खाने की चीजें भी नहीं हैं, हमें उन्हें शुरू से पालना होगा। हमें एक स्टेबल इकोलॉजी भी बनानी होगी। यहाँ इमॉर्टल मटेरियल्स कम हैं। मैप के मुताबिक सबसे पास का इमॉर्टल मटेरियल रिसोर्स पॉइंट 7 ट्रेजर्स सी स्प्रिंग है, जिससे 7 ट्रेजर्स वाटर निकलता है। रिसोर्स पॉइंट्स को टारगेट मत करो, यह सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर है, सभी रिसोर्स पॉइंट्स मास्टर के हैं। अगर हमें रिसोर्सेस चाहिए तो हमें मिशंस पूरे करने होंगे और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स से उन्हें एक्सचेंज करना होगा। मिशंस की बात करें तो ये मर्मेड इमॉर्टल्स मिशंस पर गहरी रिसर्च कर रही थी। 12th हेयर सही है, मुझे लगता है कि हमें अपनी कीमत साबित करने के लिए मिशंस पूरे करने पर फोकस करना चाहिए। इस तरह दूसरे गू इमॉर्टल्स हमें एक्नॉलेज करेंगे। मैंने ठीक से चेक किया है, हमारे लिए सबसे सूटेबल मिशंस वाटर पाथ रिसोर्स पॉइंट्स बनाने वाले हैं। मास्टर के इरादे बड़े और शानदार हैं, वो अब वाटरवेन्स बना रहे हैं। पहली वाटरवे पूरी हो चुकी है, वो अब दूसरी बना रहे हैं, ये हमारा मौका है। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दूसरे मिशंस को छोड़ नहीं सकते।
खासकर वो जिसमें दूसरे गू इमोर्टल्स इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है हमें उनमें से कुछ लेने चाहिए और मिशंस का इस्तेमाल करके दूसरे गू इमोर्टल्स से जान पहचान बढ़ानी चाहिए। यहाँ आने से पहले हमने बहुत से तोहफे तैयार किए थे, वो अभी भी हमारे पास हैं। मर्मेड इमोर्टल्स के इस बारे में बात करने के बाद फैसला ये हुआ कि यूजी इस समुद्री इलाके में रहेगी और इकोलॉजी बनाने की जिम्मेदार होगी। इससे मरमैन के लिए खाने का एक स्टेबल सोर्स बनेगा। लियन के शिन की अगुवाई में चारों फीमेल इमोर्टल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आसपास गईं और साथ ही दूसरे फैक्शंस के साथ रिश्ते भी बनाए। लियन के शिन को येलो हेयर कॉन्टिनेंट पहुंचने में पूरा एक दिन लगा। 12th हेयर को उसके इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू का नोटिफिकेशन मिल चुका था। वो यूज वेलकम करने के लिए आसमान में गया। जैसे कि कहते हैं, दूर के भाई से अच्छा पास का पड़ोसी, दोनों पार्टियां एक अच्छा रिश्ता बनाने की इच्छुक थी। लियन के शिन फिर से एक तोहफा लाई। इंडिनो कंट्रीब्यूशन बोर्ड पर रिसर्च करते हुए उसने नोटिस किया था कि सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में हेरी मेन बिना किसी शक के नंबर 1 फोर्स थे। 12th हेयर ने भी एक प्रेजेंट तैयार किया था, वो भी बहुत कीमती था। थोड़ी देर बात करने के बाद 12th हेयर ने मर्मेड इमॉर्टल्स के एक्शंस के बारे में सुना और लियन के शिन पर मुस्कुराया। तुमने सही काम किया है। 5 रीजन्स और 2 हेवंस में गू इमॉर्टल्स एक दूसरे से मिलने जाते हैं और दावतें रखते हैं। अगर कुछ नहीं तो कम से कम चाय तो जरूर तैयार करते हैं। लेकिन सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में ऐसा कभी नहीं होता। इन बेकार की दावतों में किसी को एंटरटेन करने का टाइम हमारे पास कहाँ है। ये बहुत समझदारी की बात है कि तुम दूसरे लोगों से मिलने के लिए इन मिशंस का इस्तेमाल कर रही हो। अगर तुम 5 रीजन्स और 2 हेवंस के रिवाजों को फॉलो करोगी तो सब लोग तुम्हें अच्छे से रिसीव नहीं करेंगे। ये बातें सुनकर लियन के शिन ने मन ही मन खुशी महसूस की। यूज जल्द हाई सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के गू इमॉर्टल्स का स्टाइल समझ आ गया। 12th हेयर ने सीधे कहा, हम दोनों ने गू इमॉर्टल सीड्स को पालने का मिशन लिया है, चलो। वक्त कम है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट वाले के पास चलते हैं। लियन के शिन 12th हेयर के साथ गई और वो अपने निशान छुपाते हुए उड़ने लगे। वो एक पहाड़ के जंगल में घुस गए। एक हेरी मैन गू मास्टर का पीछा किया जा रहा था। वो घावों से भरा हुआ था और जंगल में तेजी से भाग रहा था। उसके पीछे से आवाजें आ रही थी जो धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। लियन के शिन ने जांच की और पाया कि यह हेरी मैन गू मास्टर असल में हेरी मन और इंसान का मिक्स्ड ब्लड था। इसका नाम गू यू फैंग शियांग है। 12th हेयर ने इस वक्त इंट्रोड्यूस किया। लियन के शिन की ईड़ फौरन सिकुड़ गई, उसका पूरा शरीर कांप उठा। 12th हेयर ने जल्दी से अपना हाथ उठाया, अपने ख्यालों को इधर उधर मत दौड़ाओ। ये मास्टर की ब्लड लाइन नहीं है, ये गू यू फैंग झेंग का बेटा है। ही, मास्टर सच में दूरदृष्टि वाले हैं, उनकी सोच हमारी समझ से बहुत परे है। वो इस लड़के को चुपके से पाल रहे हैं, उसके लिए मौके और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। वो इस वक्त हमारे हेरी मैन गू मास्टर्स में सबसे काबिल गू इमॉर्टल सीड है। चैप्टर 2244 सडन लाओ हफ हफ हफ। गू यू फैंग शियांग जोर से सांस ले रहा था। वो एक पुराने पेड़ की जड़ों के पीछे छुपा हुआ था। विशाल पुराने पेड़ की बड़ी बड़ी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। वो आपस में उलझी हुई थी और एक सुनसान जगह बना रही थी। गू यू फैंग शियांग कुछ देर के लिए पीछा करने वालों से बचने में कामयाब हो गया था। यूज आराम करने और ठीक होने के लिए कुछ वक्त मिल गया था। उसके मुंह और नाक से अभी भी खून बह रहा था। उसने जल्दी से अपने होलियों पर लगे निशान साफ किए और अपनी फिजिकल कंडीशन चेक करने लगा। गू यू फैंग शियांग का चेहरा उदास हो गया। उसने अपने शरीर पर 10 से ज्यादा चोटें पाई। उसकी 3 हड्डियां टूटी हुई थी और सबसे गंभीर चोटें उसके ऑर्गन्स में थी। उस तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन वो ना तो चिंतित था और ना ही घबराया हुआ। ये पहली बार नहीं था जब उस इतनी गहरी चोटें लगी थी। गू यू फैंग शियांग ने अपनी ऊपर की शर्ट फाड़ दी जो पहले से ही बहुत फटी हुई थी। वो आसानी से उतर गई और उसकी छाती, जो काले बालों से ढकी थी, सामने आ गई। उसकी छाती पर एक गहरा घाव था जिसके अंदर से टूटी हुई सफेद हड्डियां दिख रही थी। गू यू फैंग शियांग ने दांत पीस लिए और अपने गू वर्म को एक्टिवेट किया। हीलिंग गू वर्म एक कन खजूरे जैसा दिखता था। वो GHAAV के जरिए उसके शरीर में घुस गया और जल्दी से अंदर का खून बहना रोक दिया। थोड़ी देर बाद कैन खजूरा खून से लथपथ होकर फैंग शियांग के शरीर से बाहर निकला और उसके छाती के घाव पर लेट गया। उसके 100 जोड़ी पैरों ने घाव की खाल में चुभकर अंदर घुस गए। तेज दर्द से गू यू फैंग शियांग ने एक तीखी सांस खींची। इसके बाद कैन खजूरे ने धीरे धीरे जोर लगाया और उसके 100 जोड़ी पैरों ने खाल और मांस को खींचकर एक हल्की आवाज के साथ घाव को बैंड करने पर मजबूर कर दिया।
लेकिन इस इलाज से सिर्फ चोट दब गई थी, इससे आराम नहीं मिला था। गु यूफैंग शियांग ये जानता था, लेकिन उसके पास खुद को ठीक करने का वक्त नहीं था। मुझे खून के निशान दिखे। जल्दी जल्दी संभाल के, वो लड़का काफी खतरनाक है। डरने की क्या बात है, भले ही उसका कल्टिवेशन लेवल रैंक 5 हो। हमारे लीडर के ट्रिपल रिफाइनमेंट किलर मूव से टकराने के बाद उसके ज्यादातर गू वॉर्म्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। ही ऐसी ही सोच की वजह से 10 से ज्यादा एक्सपर्ट्स उसके हाथों मारे जा चुके हैं। यह मिक्स्ड ब्लड गु यूफैंग शियांग सच में एक मॉन्स्टर है। इन सब बातों ने गु यूफैंग शियांग का एक्सप्रेशन बदल दिया। कमीन, ये लोग इतनी जल्दी आ गए, मैंने अभी अभी अपने घावों को संभाला था। गु यूफैंग शियांग ने दांत पीस लिए। उसने अपने अपचर में बचे हुए कुछ गू वॉर्म्स को चेक किया। इस पॉइंट तक उसके ज्यादातर गू वॉर्म्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जो बचे वो ZYA डेटार जख्मी थे। अगर वो उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करता तो वो प्रोसेस में हाई डिस्ट्रॉय हो जाते। ये सब गू वॉर्म्स गु यूफैंग शियांग ने बड़ी मेहनत से जमा किए थे, लेकिन अब उसके पास उन्हें कुर्बान करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ओ स्लीप लर्ग गु, अब मैं सिर्फ तुम पर हाई डिपेंड कर सकता हूं। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। गु यूफैंग शियांग ने प्रार्थना की और खुद को छुपाने के लिए गू वर्म को एक्टिवेट किया। यह रैंक 4 गू वर्म का कंसीलमेंट इफेक्ट रैंक 5 के बराबर था। गु यूफैंग शियांग ने अपनी जिंदगी में कई बार इसका इस्तेमाल करके बड़े खतरों से बच निकला था। लेकिन इस गु की एक कमजोरी थी, एक बार एक्टिवेट होने पर गु मास्टर गहरी नींद में चला जाता था। जितनी गहरी नींद होती, कंसीलमेंट इफेक्ट उतना ही बेहतर होता। गु यूफैंग शियांग ने इसके नतीजे में बाहरी दुनिया से अपना कनेक्शन खो दिया। जो वो नहीं जानता था वो ये था कि उसके सो जाने के कुछ देर बाद यह स्लीप लर्ग गु टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन पीछा करने वाले अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। ये देखकर छुपे हुए 12th हेयर ने अपना हाथ हिलाया। इमॉर्टल किलर मूव तुरंत गु यूफैंग शियांग पर इस्तेमाल हो गया। एक येलो हेयर हेरी मैन गु मास्टर जो उसका पीछा कर रहा था, आसपास की जगह को ध्यान से कोम कर रहा था और अनपेड़ की जड़ों को चेक कर रहा था जहां गु यूफैंग शियांग छुपा हुआ था। भले ही वो गु यूफैंग शियांग के ठीक सामने था, वो उस देख नहीं पाया। आखिर में उसने नतीजा निकला कि गु यूफैंग शियांग इस पहाड़ से भाग गया है, इसलिए वो उसके पीछे पहाड़ में और अंदर चला गया। जब गु यूफैंग शियांग जागा तो उसने पाया कि वो सुरक्षित है और उसने राहत की सांस ली। अपने अपचर में देखने पर उसने पाया कि स्लीप लर्ग गु पहले ही टुकड़ों में टूट चुका था। यूज खुशी भी हुई और डर भी लगा। लगता है स्लीप लर्ग गु जरूरी वक्त तक टिका रहा, इसलिए मैं पीछा करने वालों से बच पाया। वो अब अगले पहाड़ पर चले गए हैं, अब मेरे भागने का टाइम है। गु यूफैंग शियांग बहुत खुश था क्योंकि उसकी चोटें अब संभाल चुकी थी। वो जल्दी से उठा और वहां से निकल गया। वो जंगल की गहरी झाड़ियों में छुपकर आगे बढ़ा, ध्यान से कोई निशान ना छोड़ने की कोशिश करते हुए। आधे दिन के बाद आसमान अचानक अंधेरा हो गया और पहाड़ के जंगल में एक अजीब सा कोहरा छा गया। गु यूफैंग शियांग पहाड़ पर एक गहरे तालाब के पास पहुंचा। उसने आसपास देखा और बहुत सैटिस्फाइड महसूस किया। उसने कुछ वक्त के लिए यहीं रुककर आराम करने का फैसला किया। यहाँ पानी का अच्छा सोर्स है, जंगली जानवर यहाँ पानी पीने जरूर आएंगे। पानी हो या जानवर का मांस, दोनों की जरूरत है। अगर मैं लकी रहा तो मैं शिकार करके कुछ गू मटेरियल्स भी हासिल कर सकता हूँ गू वॉर्म्स रिफाइन करने के लिए। इससे मेरा गू वॉर्म्स का स्टॉक फिर से भर जाएगा। गु यूफैंग शियांग को पहाड़ों और जंगलों में अकेले रहने का काफी अनुभव था। वो इंसान और हेरी मन का मिक्स्ड ब्लड था। ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट में जो हेरी मैन द्वारा शासित था, उससे बहुत भेदभाव किया जाता था। यहां तक कि उसकी सगी मां स्टील थ्रेड सिटी लॉर्ड भी उस पसंद नहीं करती थी। गु यूफैंग शियांग के बचपन और किशोरावस्था में उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो अपनी पूरी कोशिश से अपनी मां की रिकग्निशन हासिल करे। लेकिन क्योंकि वो एक मिक्स्ड ब्लड था, उसकी गु रिफाइनमेंट की काबिलियत हेरी मैन से बहुत कम थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि हेरी मैन गु रिफाइनमेंट पर गर्व करते थे। लेकिन समस्या ये थी कि गु यूफैंग शियांग के अपने सीक्रेट एनकाउंटर्स भी थे। हर तरह की सिचुएशंस की वजह से उसने इत्तेफाक से कुछ स्पेशल कल्टिवेशन मेथड्स हासिल कर लिए थे। वो मेहनती था और उसने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को चौंका दिया। धीरे धीरे उसकी मां स्टील थ्रेड सिटी लॉर्ड का उसके प्रति नजरिया बदल गया। वो उस दिल की गहराइयों से एक्सेप्ट करने लगी। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले। स्टील थ्रेड सिटी पर एक बार हमला हुआ और पूरे शहर के लोग लगभग खत्म हो गए। स्टील थ्रेड सिटी लॉर्ड ने अपनी पूरी कोशिश की और आखिर में गु यूफैंग शियांग के साथ बच निकली। अपनी मौत से पहले स्टील थ्रेड सिटी लॉर्ड ने गु यूफैंग शियांग को उसकी पहचान बताई।
ओ बेटे, माँ ने तुम्हें निराश किया। क्या तुम हमेशा अपने पिता के बारे में नहीं जानना चाहते थे? उसका नाम गु यू फैंग जेंग है। वो कभी मेरा एक इंसानी गुलाम हुआ करता था, लेकिन भागने के बाद वो एक मशहूर डिमोनिक पाथ गु मास्टर एक्सपर्ट बन गया। तुम्हारा एक इंसानी नाम है गु यू फैंग शियांग। जाओ और अपने पिता को ढूंढो, उस अपना नाम बताओ और जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हुआ है सब बता दो। हमारे मजबूत दुश्मन हैं जो हमें मारना चाहते हैं। अगर तुम मेरा बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने पिता को ढूंढना होगा। इस तरह नौजवान गु यू फैंग शियांग अपने पिता को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ा। वो चुपके से ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट से व्हाइट हेयर कॉन्टिनेंट गया और फिर येलो हेयर कॉन्टिनेंट चला गया। सफर बहुत सी मुश्किलों और खतरों से भरा था। उसने लगातार चुनौतियों और परेशानियों का सामना किया। भले ही गु यू फैंग झेंग अब अपचर में नहीं था, तीनों कॉन्टिनेंट्स में उसके अनुभवों की कहानियां लेजेंडरी टेल्स बनकर रह गई थी। गु यू फैंग शियांग का कल्टीवेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके सोशल एक्सपीरियंसेस भी बढ़ते गए। अनगिनत लड़ाइयों और भागने ने उसके अंदर एक पॉजिटिव और दृढ़ नेचर पैदा किया। वो मानता था कि एक दिन वो अपने पिता को जरूर ढूंढ लेगा। गहरे तालाब के पास गु यू फैंग शियांग ने रात भर अच्छे से आराम किया। सुबह होते ही पहाड़ का कोहरा बहुत घना हो गया। गु यू फैंग शियांग ने एक शक भरी नजर से तालाब के किनारे की तरफ गया। उसने पाया कि यह गहरा तालाब बहुत अजीब था। पहाड़ में कोहरा इसी तालाब से उठ रहा था। गु यू फैंग शियांग यहां आधा दिन और पूरी रात रुका, लेकिन उस यहां पानी पीने आए किसी भी जानवर के निशान नहीं मिले। हर तरह के फिनोमिना यूज एक जानी पहचानी फीलिंग दे रहे थे। जब भी उसके साथ कोई फोर्ट्यूटस एनकाउंटर होता था, कुछ ऐसा ही होता था। गु यू फैंग शियांग में एक रिच एडवेंचरस स्पिरिट थी। थोड़ी देर जांच पड़ताल करने के बाद वो तालाब में उतर गया, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत तालाब बर्फ जैसा ठंडा नहीं था। जितना गहरा वो जाता उतना ही गर्म होता जाता। गु यू फैंग शियांग तालाब की गहराइयों तक पहुंच गया। पानी हॉट स्प्रिंग्स जैसा आरामदायक था। ये क्या है? उसने गहरे तालाब में सफेद जड़े का एक टुकड़ा पाया। जड़े लगभग ट्रांसपेरेंट था। बाहर से वो आसानी से देख सकता था कि जड़े के अंदर एक सुंदरी बैंड थी। ये एक मरमेड है। गु यू फैंग शियांग ने सुंदरी के चेहरे को देखा और उसकी एड़ी फैल गई। वो दिल से हिला हुआ महसूस कर रहा था। कितनी खूबसूरत! उसने ऐसी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। ऐसी खूबसूरती ने उसका दिल उछाल दिया। उस अपने दिल से एक आदर का एहसास उभरता हुआ महसूस हुआ। मरमेड जो सफेद जड़े में बैंड थी, वो लियन के शिन थी। उसने अपनी आवाज फैंग शियांग तक पहुंचाई। दिलचस्प मिक्स्ड ब्लड लड़के, तुमने ही मुझे जगाया है। गु यू फैंग शियांग चिल्लाना चाहता था जब उसने अपना मुंह खोला, क्योंकि वो भूल गया था कि वो तालाब की गहराइयों में है। पानी तेजी से उसके मुंह में घुस गया। उसने जल्दी से अपना मुंह बैंड कर लिया। उसका चेहरा बेचारा सा लग रहा था। लियान के शिन जोर से हंसी। गु यू फैंग शियांग को लगा कि उसका पूरा शरीर दीवानगी से सुन्न हो गया है। उसने सोचा, इस रहस्यमयी मरमेड की आवाज भी कितनी खूबसूरत है। लियन के शिन ने समझाया, मेन मरमेड इमॉर्टल लियन के शिन हूं। दुनिया में एक आफत को शांत करने के बाद मैं गलती से जख्मी हो गई और इस सफेद जड़े में बैंड हो गई। नौजवान, ये किस्मत है कि हम मिले। प्लीज मेरी यहां से आजाद होने में मदद करो। गु यू फैंग शियांग बेहद हैरान था, लेकिन उसके पास कोई ऐसा गु वर्म नहीं था जो उसकी आवाज ट्रांसमिट कर सकता। उसने अपने हाथ जोड़े और गहराई से झुका। उसने पानी में साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी बात समझाने की कोशिश की। लियन के शिन मुस्कुराई, चिंता मत करो, ये सफेद जड़े मुझे बैंड नहीं कर सकता, बस मुझे आजाद होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर तुम रैंक 4 अर्थ रिफाइनमेंट गु रिफाइन कर सको और इस सफेद जड़े को बाहर से रिफाइन करो, तो मेरी बहुत मेहनत बच जाएगी। गु यू फैंग शियांग ने लगातार साह हिले। लियन के शिन ने फिर उस निर्देश दिए और अर्थ रिफाइनमेंट गु की गु रेसिपी दी। उसने उस आसपास के इलाके से जरूरी गु मटेरियल्स ढूंढने का भी निर्देश दिया। गु यू फैंग शियांग तालाब से बाहर निकला और फौरन काम पर लग गया। 3 दिन गुजारने के बाद उसने आखिरकार अपनी पहली कोशिश में हाई रैंक 4 अर्थ रिफाइनमेंट गु रिफाइन कर लिया। मैं सच में लकी था। गु यू फैंग शियांग ने मन खुशी महसूस की। उसकी रेगुलर परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंक 4 गु वॉर्म्स रिफाइन करना आसान नहीं था। आखिर वो सिर्फ एक मिक्स्ड ब्लड था। लगता है भगवान भी इस परी को बचाने में मेरी मदद कर रहा है। गु यू फैंग शियांग ने अपने आप से आह भरी। 12th हेयर, जो एक तरफ छुपा हुआ था, उसने सर हिलाया, जबकि वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। ये उसकी गुप्त मदद से ही हुआ था कि गु यू फैंग शियांग एक बार में सफल हो गया।
अर्थ रिफाइनमेंट गू हासिल करने के बाद गू यू फैंग शियांग ने आराम नहीं किया। वो थके हुए शरीर के साथ गहरे तालाब में गया और सफेद जड़े को रिफाइन करना शुरू कर दिया। लियन के शिन सफलतापूर्वक आजाद हो गई। उसने गू यू फैंग शियांग पर मुस्कुराते हुए एक तारीफ भरी नजर डाली। गू यू फैंग शियांग का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना सर झुका लिया। अपना शुक्रिया अदा करने के लिए लियन के शिन ने अपना हाथ हिलाया और गू यू फैंग शियांग के सारे घाव ठीक कर दिए। इसके बाद उसने उस इनाम के तौर पर लगभग 10 मॉर्टल गू दिए और एक इनहेरिटेंस भी। लियन के शिन जाने ही वाली थी। गू यू फैंग शियांग ने घबराहट में पूछा, परी, परी, क्या मैं आपसे फिर मिल पाऊंगा? लियन के शिन मुस्कुराई, क्या तुम इमोर्टल और मोर्टल के बीच का फर्क जानते हो? गू यू फैंग शियांग बुरी तरह कांप गया। उसका चेहरा राख जैसा सफेद और पीला पड़ गया। लेकिन लियन के शिन ने आगे कहा, जो इनहेरिटेंस मैंने तुम्हें दी है वो एक इमोर्टल कल्टिवेशन मेथड है। अगर तुम एक इमोर्टल बन सकते हो तो तुम मुझसे जरूर मिलोगे। आह! गू यू फैंग शियांग चिल्ला उठा। उसके पास शब्द नहीं थे। उसने सोचा नहीं था कि ये फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर इतना कीमती होगा। एक पाल के बाद वो हैरान परेशान तालाब के किनारे खड़ा लियन के शिन को आसमान में उड़ते हुए देखता रहा जब तक वो बादलों में गायब नहीं हो गई। लियान के शिन, फेरी के शिन। गू यू फैंग शियांग ने अपने दिल पर हाथ रखकर बड़बड़ाया। लियन के शिन की शक्ल उसकी यादों में बस गई थी। वो जानता था कि अब से अपने पिता को ढूंढने के अलावा उसकी जिंदगी में हासिल करने के लिए एक नया मकसद था। वो था एक गू इमॉर्टल बनना और फेरी लियन के शिन से दोबारा मिलना। चैप्टर एंड।